हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सीटेट पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसमें हम एनसीईआरटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, हम उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराने वाले हैं। एनसीईआरटी बेस्ड पूरा ये मटेरियल होने वाला है जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल से। भूगोल को हम पढ़ेंगे पहले क्लास 6, 7, 8, हर एक चैप्टर वाइज इसमें दिया गया है। ये जो पूरी सीरीज है वो चैप्टर वाइज चलने वाली है। साथ ही साथ आपको हर एक चैप्टर के पॉइंट्स भी मिलेंगे। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एसोसिएट लर्निंग पर मिल जाएगी, आप वहां से इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने सिलेबस की कि क्या क्या सिलेबस हमारा है। भूगोल की जो क्लास 6 की बुक है उसमें 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहला जो चैप्टर है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। दूसरा अध्याय है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तीसरा अध्याय है हमारा पृथ्वी की गतियाँ। चौथा अध्याय है हमारा मानचित्र। अध्याय 5 है जो हमारा वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अध्याय 6 है जो हमारा वो पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल है। अध्याय जो 7 है वो हमारा देश भारत है। और आखिरी जो चैप्टर है इसका वो है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो हम एक एक करके इन सारे चैप्टर्स को आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज पहली वीडियो है और साथ ही आज हम पहले अध्याय को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो सौरमंडल में पृथ्वी जो चैप्टर है एनसीईआरटी से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकले हैं उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला अध्याय है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो और ग्राफिया। जियो और ग्राफिया से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जियो मतलब अर्थ और ग्राफिया मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो जियोग्राफी का मतलब हो गया अर्थ की स्टडी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर ये ग्रहण गलत लिख गया है। ठीक है, पूर्ण चंद्र को हम लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं और ये जो रात होती है इसे हम पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते हैं, ऐसे पूर्णिमा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि महीने में एक बार हमको चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है, उसे हम पूर्ण चंद्रमा की रात या फिर पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, और इसके 15 दिन बाद जिसमें क्या होता है, अमावस्या की रात होती है जिसमें हमें चांद दिखाई नहीं देता, यानी कि उस दिन आसमान में चांद नहीं दिखाई देता है, तो इसे अमावस्या की रात कहते हैं और ये काली रात भी होती है क्योंकि इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। अगला पॉइंट है हमारा सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। वो सारी वस्तुएं जो हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं वो सारी क्या हैं, वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, इसमें सूर्य है, चंद्रमा है और अन्य जैसे ग्रह हो गए, हमारा चंद्रमा हो गया, इस तरीके की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अगला पॉइंट है हमारा खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और गैसों से बने होते हैं। ठीक है, ये जो खगोलीय पिंड होते हैं ये खगोलीय पिंड अलग अलग आकार के होते हैं, इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है, गर्म होते हैं, ये कुछ गैसों से बने होते हैं, कुछ ठोस से बने हुए होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ठीक है, ऐसे खगोलीय पिंड जो खगोलीय पिंड होते हैं इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। ठीक है, और इनके पास अपनी ऊष्मा होती है तथा प्रकाश होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो सारे दिखाई दे रहे हैं ये क्या हैं, ये सारे तारे हैं और इन तारों के प्रकाश में अंतर होता है क्योंकि इन सभी की जो ऊष्मा होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो जब ऊष्मा अलग होगी तो प्रकाश अलग होगा और जब प्रकाश उसका अलग होगा तो वो अलग तरीके का दिखाई पड़ेगा, यानी कि उसका जो कलर होगा वो अलग दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी खगोलीय पिंड होते हैं उन खगोलीय पिंडों में से एक होता है तारा। ठीक है, तारों के पास अपनी ऊष्मा होती है तथा उनके पास अपना प्रकाश भी होता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं जो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं।
ठीक है। कई बार आप रात में आसमान की तरफ देखते होंगे तो आपको कई सारे तारे दिखाई पड़ते होंगे, और कई सारे तारों में जब आप डॉट्स डॉट्स करके जोड़ते हुए चले जाते हैं तो कई तरीके की आकृतियां बनती हैं। ये जो आकृतियां बनती हैं इनको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है। इन्हीं नक्षत्र मंडलों में से एक है उर्सा मेजर, या बिग बियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये क्या है? ये एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है। नक्षत्र मंडल का मतलब क्या हो गया? तारों का एक समूह होता है जिससे कुछ आकृतियां बनती हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जिसका नाम है उर्सा मेजर। ठीक है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फोटो, ये ग्रेट बियर या इसे ही उर्सा मेजर कहा जाता है। ठीक है। इसी के साथ साथ सप्त ऋषि, सात ऋषि, ऋषि का मतलब होता है संत और सप्त का मतलब होता है सात। ठीक है, सात तारों का समूह है जो एक नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, ये जो आप स्क्रीन पर नीचे फोटो में देख रहे हैं ये क्या है? ये है हमारा सप्तऋषि। ये जो सप्तऋषि है यही सप्तऋषि किसका पार्ट है? ये पार्ट है हमारा उर्सा मेजर का। ठीक है, उर्सा मेजर में ये जो पॉइंट्स हैं ये भी उसमें दिखाई पड़ते हैं, यानी उर्सा मेजर जब हम देखते हैं तो उसी उर्सा मेजर के अंतर्गत हमें सप्तऋषि भी दिखाई देता है। ठीक है, तो उर्सा मेजर का पार्ट है कौन सा? सप्तऋषि। ठीक। और उर्सा मेजर क्या है? उर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल क्या होता है? नक्षत्र मंडल तारों से बने हुई आकृतियां होती हैं। ठीक। आसमान में एक तारा आपको हमेशा दिखाई पड़ता होगा जिसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है, हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उत्तरी दिशा में एक तारा हमेशा उसी पॉइंट पर रहता है जिसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं, और ये उत्तर दिशा में ही रहता है हमेशा। ठीक है। अगला पॉइंट आता है वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, जो कि तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। आसमान में कई तरीके के खगोलीय पिंड पाए जाते हैं जिसमें से एक तारा होता है, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, और बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। ठीक है। इसी में से अभी हमने तारे को देखा था, अब हम देखते हैं ग्रहों को। ठीक है, तो ग्रह जो होते हैं इनके पास ना तो अपनी ऊष्मा होती है और ना ही इनके पास अपना प्रकाश होता है। ठीक है, जब ना इनके पास ऊष्मा होती है ना प्रकाश होता है तो ये सारी चीजें कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ऊष्मा और प्रकाश, ये दोनों चीजें ये प्राप्त करते हैं तारों से। ठीक है। ये प्लैनेट, प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज से बना है। ठीक है। प्लैनेट जो शब्द है, चूंकि ये इंग्लिश का शब्द है तो प्लैनेट जो शब्द है वो प्लेनेटाइज से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब होता है किसी के आसपास चक्कर लगाना। ठीक है, तो जो प्लैनेट है, प्लैनेट शब्द बना हुआ है ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई से, और प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमण करना, यानी किसी का चक्कर लगाना। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो हमारा सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है जो कि पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है। इसके अलावा 8 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल में कुछ चीजें आती हैं जैसे कि एक सूर्य है, उसमें 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों के कुछ कुछ उपग्रह हैं। ठीक है, साथ ही इसके अलावा कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इस तरीके के बहुत सारे चीजें होती हैं जो एक सौर मंडल के अंतर्गत आती हैं। तो 8 ग्रह होते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये ग्रह कौन कौन से हैं? पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठा है शनि, सातवां है यूरेनस और आठवां है नेपच्यून। ठीक है, तो ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। पहले प्लूटो भी एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 में उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले किस चीज के होते हैं? कुछ में छल्ले बर्फ के बने होते हैं, कुछ में छल्ले गैस के बने होते हैं। ठीक है, तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस के जो आसपास क्षेत्र है उसमें छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। ठीक है, जो पौराणिक रोमन कहानियां हैं उसमें सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता था? सोल के नाम से जाना जाता था। SOL, सोल के नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक है। इसके बाद आता है, और सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित।
ठीक है। और जो ये सौर शब्द होता है, सौर का अर्थ क्या होता है, सूर्य से संबंधित, तभी तो सौर मंडल कहा जाता है, यानी कि सूर्य का मंडल। ठीक है। अगला पॉइंट है, सूर्य के सबसे निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अलग से नोट कर लीजिएगा कि प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य के निकट तारा है। कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। यानी पृथ्वी के सबसे करीब तारा कौन सा है, सूर्य है, और सूर्य के पास में जो दूसरा तारा पड़ता है वो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। इसके अलावा आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट की फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये है हमारे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन अपनी किताबों में किया है। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे नज़दीक ग्रह पड़ता है सूर्य के, वो कौन सा है, बुध। अभी आगे की स्लाइड्स में हम ये भी देखेंगे कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है। ये भी आज हम देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहे वीडियो के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब देखते हैं अगले पॉइंट को। बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिनों का समय लगता है। जो बुध है, बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। क्यों, क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के सबसे करीब है, और सबसे करीब होने की वजह से ये कितने दिनों में चक्कर लगा लेता है, 88 दिनों में ये चक्कर लगा लेता है। अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, 365 दिन लगते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। वो क्या है, पहला है जियो प्लस लॉजिया। जियो प्लस लॉजिया को जब हम मिलाते हैं तो बनता है एक शब्द जिसको कहते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम क्या करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो जियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। अगला आ जाता है जियो प्लस मेट्रिया। ठीक है। जियोमेट्रिया में हम जब इन दोनों शब्दों को मिलाते हैं तब एक शब्द बनता है जिसको हम कहते हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री में हम पृथ्वी का मापन करते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो शब्द बनता है वो है हमारा जियो प्लस ओट्स। ठीक है। जियोट्स बनता है, जब इन दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो जियोइड बनता है। जियोइड यानी कि पृथ्वी के आकार का। पृथ्वी का जो आकार होता है वो बिल्कुल भी गोल नहीं होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। पृथ्वी का जो आकार होता है वो ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटा होता है, जबकि जो किनारे का भाग होता है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर की तरफ जो पृथ्वी होती है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है। ठीक है। तो अगर हम जैसे, अगर आपने स्माइली बॉल देखी हो और स्माइली बॉल को पकड़ के एक दो तरफ से अगर दबाया जाए तो वो क्या करती है, बाहर की तरफ निकल आती है। तो बस पृथ्वी बिल्कुल वैसी ही है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है शुक्र को लेकर के। जो शुक्र है, शुक्र पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। ठीक है। सबसे पहला ग्रह कौन सा पड़ता है सूर्य के बाद, सूर्य। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह पड़ा बुध। बुध के बाद शुक्र पड़ता है, और शुक्र के बाद पड़ती है पृथ्वी। तो पृथ्वी और शुक्र जो है ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, जुड़वां ग्रह की तरह दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा शुक्र को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। जो शुक्र है हमारा, उसे हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। कहा जाता है कि अगर हम सुबह समय से उठ जाएं और ध्यान से देखें तो हमें ये दिखाई पड़ता है, सुबह के समय में और शाम के समय में। ठीक है। तो इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इसके अलावा शुक्र को गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र जो है, चूंकि वो सूर्य के नज़दीक है, इस वजह से ये गर्म भी है और चमकीला भी है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है, शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। ठीक है। अगर मान लें ये घड़ी है हमारी, ठीक है, तो घड़ी की सुई किस तरफ घूमती है, इस तरफ घूमती है। ठीक है। लेकिन जो ये ग्रह होते हैं ये किस तरफ घूमते हैं, ये घूमते हैं इस तरफ को। यानी कि ये सारे जो ग्रह हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, लेकिन शुक्र और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो घड़ी की दिशा में ही घूमते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया था। ठीक है। 2006 में एक मीटिंग हुई थी। ठीक है। उस मीटिंग में जब ग्रहों को डिफाइन किया गया, यानी कि ग्रहों की जब परिभाषा दी गई, तो जो प्लूटो था वो उस परिभाषा में सेट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से प्लूटो को ग्रहों से बाहर कर दिया गया। पहले 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी। 2006 के बाद से, जब से वो मीटिंग हुई, मीटिंग में प्लूटो को ग्रहों से बाहर करने के बाद ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। ठीक है।
अगला पॉइंट है हमारा, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, जो प्रकाश की गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 19 या 20 सेकंड का टाइम लग जाता है। 8 मिनट और 19-20 सेकंड लग जाते हैं इसे पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य की दूरी कितनी है हमने भी पीछे देखी थी, तो 5 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारा सूर्य पृथ्वी से, और वहां से यहाँ तक आने में इसको लगभग 8 मिनट 19-20 सेकंड लग जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, और आकार में यह है, सॉरी यहाँ पे तीसरा नहीं होगा, पांचवा होगा। ठीक है, ये पांचवा ग्रह है, पांचवा। ठीक है, सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर पे है, लेकिन आकार के हिसाब से जब हम देखते हैं तो पृथ्वी कौन से नंबर पे आता है, पांचवें नंबर पे आता है। ठीक है, आकार में पृथ्वी पांचवें नंबर पर है, जबकि सूर्य की दूरी के हिसाब से अगर हम देखें तो यह तीसरा ग्रह है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब को अंग्रेजी में कहते हैं जियोइड शेप, GEOIDS। ठीक, जियोइड शेप का इसे कहा जाता है। जियोइड का मतलब होता है कि ध्रुवों पर ये चपटी है और बाहर की तरफ कैसी है, बल्ज है। बल्ज का मतलब होता है निकली हुई है। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सूर्य को। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर और नीचे से थोड़ा सा दबा दें तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ भागेगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ शेप होता है किसका, पृथ्वी का। ठीक है, भूआब का अर्थ क्या होता है, भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार का। जो भी चीज पृथ्वी के समान आकार की होती है उसे हम किस शेप का कहते हैं, उसका जो शेप होता है वो होता है भूआब। ठीक है, अगला पॉइंट है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, 2/3 भाग पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी जो है वो नीला ग्रह है क्योंकि इसका लगभग 2/3 भाग पानी से घिरा हुआ है। लगभग 71% जो पार्ट है इसका वो पानी है, और 29% जो पार्ट है इसका वो कैसा है, उस पर स्थलखंड बने हुए हैं। इसीलिए पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है जब हम इसे स्पेस से देखते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके 71% भाग पर क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। ठीक है, हमारे पास एक ही उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उपग्रह क्या होता है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, सूर्य है, सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहे हैं ग्रह। ठीक है, और ग्रहों के आसपास चक्कर लगा रहे हैं कौन, जो उनके उपग्रह हैं, यानी कि जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं। अगर हम सूर्य को बॉस मान लें, ठीक है, तो बॉस के आसपास चक्कर कौन लगाएगा, जो उनके नीचे होंगे। तो उनके नीचे कौन है, ग्रह हैं जो सूर्य से नीचे हैं। ठीक है, अब जो ग्रह हैं उनके भी कोई नीचे होगा, तो उनके नीचे कौन है, उपग्रह हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल आगे बढ़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का समय लेता है। ठीक है, यानी कि चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट लगते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तारे होते हैं, तारों के अलावा ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें आसमान में हैं। ठीक है, और उन्हीं में से एक है कौन से, क्षुद्र ग्रह। ऐसे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ये इस आकार में बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। ठीक है, इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है और इनकी संख्या लाखों में है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, और इसे क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में इनकी एक पूरी श्रृंखला पाई जाती है। मतलब बहुत सारे क्षुद्र ग्रह किसके बीच में हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में हैं। ठीक है, उल्का पिंड क्या होता है, अब बात करते हैं उल्का पिंड की। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, जो ऐसे टुकड़े जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है,
अब क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड में अंतर क्या होता है? जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह का एक लिमिटेड एरिया है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, और जो उल्कापिंड होते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है आकाशगंगा। यह करोड़ों तारों, बादलों एवं तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें आकाशगंगा की, तो आकाशगंगा क्या होती है? हमने सबसे पहले इस चैप्टर में देखा था सौर मंडल। सौर मंडल में हमने क्या क्या देखा? सूर्य को देखा, अपनी पृथ्वी को देखा, और अन्य ग्रहों को भी देखा, फिर उसके बाद उपग्रहों को देखा। ठीक है। तो ये जो सारे ग्रह हैं, ये एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम का मतलब एक सौर मंडल का पार्ट है। ठीक है। ऐसे ही कई सारे सौर मंडल जब मिलते हैं तो एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। ठीक है। और जब कई सारी आकाशगंगा मिलती हैं तो क्या करती हैं? तब एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है। यानी पहले बहुत सारे ग्रह मिलते हैं, किसके साथ में? बहुत सारे ग्रह और सूर्य मिल करके एक सौरमंडल का निर्माण करता है। ऐसे ही बहुत सारे सौरमंडल जब आपस में मिलते हैं तो आकाशगंगा बनती हैं। ठीक है, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है। और जब बहुत सारी गैलेक्सी आपस में मिलती हैं तब ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है। अब जो पॉइंट्स हम देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक ग्रह की। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? जो अंदर की तरफ हैं, यानी कि ये जो ग्रह हैं, ये जो 4 ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। फोटो को ध्यान से देखिएगा, एक बार में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये जो अंदर के 4 ग्रह हैं, पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, और जो चौथा है वो है मंगल। तो ये जो 4 ग्रह हैं हमारे, ये चारों ग्रह कैसे हैं? ये आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है। और इस ये है मंगल और ये है बृहस्पति। इन दोनों के बीच में पाई जाती है कौन सी? एक पट्टी, जिसे हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है। तो ये हो गई क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी। ठीक है। इसके बाद जो स्टार्ट होते हैं वो है हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। ये हो गए हमारे 8 ग्रह। तो ये जो अंदर के 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और ये जो बने हुए हैं, ये किस चीजों के बने हुए हैं? ये बने हुए हैं चट्टानों के। ठीक है। ये जो चारों ग्रह हैं ये चट्टानों के बने हुए हैं, लेकिन ये जो बाह्य ग्रह हैं इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। और ये किससे बने हुए हैं? ये गैसों और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। ठीक है। जैसे इसमें से एक जो ग्रह है वो मीथेन से बना है, ऐसे ही कुछ ग्रह हैं वो किससे बने हुए हैं? पानी से बने हुए। तो इस तरीके से ये बाह्य ग्रह जो है वो या तो तरल पदार्थ से बने हैं या फिर गैस से बने हुए हैं। ठीक है। तो हमने देख लिया आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, बाह्य ग्रह क्या होते हैं, साथ ही साथ हमने क्षुद्र ग्रह की पट्टी को भी समझ लिया कि कहाँ पर वो क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स को और समझेंगे। जैसे ये है हमारा सूर्य। अब सूर्य से लेकर के जो अंतिम ग्रह है वो कौन कौन से हैं, यानी कि हम उनका पूरा क्रम समझेंगे। तो सबसे पहले कौन सा ग्रह पड़ता है? वो पड़ता है बुध। ठीक है। फिर उसके बाद आता है शुक्र, फिर उसके बाद आती है हमारी पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल, उसके बाद बृहस्पति। ठीक है। उसके बाद शनि आता है, उसके बाद यूरेनस आ जाता है, और लास्ट में नेपच्यून आ जाता है। यूरेनस को क्या कहते हैं? अरुण कहते हैं, और नेपच्यून को क्या कहते हैं? वरुण कहते हैं। ठीक। तो ये हो गया हमारे ग्रहों का क्रम। ठीक है। अगर हम सूर्य से दूरी के हिसाब से लगाएंगे तो सबसे पहले बुध आएगा, और सबसे आखिरी में कौन सा आएगा? नेपच्यून आएगा। ठीक है। नेपच्यून यानी कि वरुण आ जाएगा। ठीक। तो ये हो गए हमारे ग्रहों का सूर्य की दूरी के हिसाब से किस क्रम में लगेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट एक और आता है इसमें, कि ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो जैसा कि आपको फोटो में दिखाई पड़ रहा होगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है। सबसे बड़ा हो जाता है बृहस्पति, फिर आ जाता है शनि, फिर आ जाता है अरुण, फिर आ जाता है वरुण, और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, जो कि हमने पीछे देखा था, जहां पर हमारे पॉइंट में थोड़ी सी एरर थी। पृथ्वी जो है वो दूरी के हिसाब से, सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा, और आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। ठीक है। तो उस पॉइंट में करेक्शन है थोड़ा सा, वो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा शुक्र, और शुक्र के बाद आ जाता है मंगल, और लास्ट में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। तो बुध के पास 2 टाइटल हैं। पहला क्या है? पहला है, एक तो ये सूर्य के सबसे नजदीक है। दूसरा टाइटल क्या है? ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। तो सबसे छोटा और सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। ठीक है। लेकिन जो सबसे दूर है वो कौन सा है? नेपच्यून यानी कि वरुण है। और जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है हमारा कौन सा? बृहस्पति।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। एसोसिएट लर्निंग के नाम से आपको ये चैनल मिल जाएगा, या फिर क्यूआर से भी आप इसे स्कैन करके डायरेक्ट उसे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भी हमारा नंबर दिया हुआ है, आप इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इसमें भी क्यूआर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट क्यूआर से भी जा सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट की मैं गारंटी लेता हूँ आप सभी को सीटेट में अच्छे मार्क्स मैं दिला कर रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।